नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की वर्चुअल बैठक करेंगे। उपराज्यपाल की अगुवाई में होने वाली डीडीएमए की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीते हफ्ते हुई डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली में कई प्रतिबंध हटाए गए हैं। उपराज्यपाल के दफ्तर ने कहा था कि बच्चों के लिए स्कूल खोलने और अन्य प्रतिबंधों में अगली बैठक में फैसला होगा। राज्य में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू है और बच्चों के लिए स्कूल बंद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज एक बार फिर से डीडीएमए की बैठक है। बैठक में क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं और किन किन मुद्दों पर बैठक होनी ही है? आपने यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, लगातार कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। वही स्थिति अब जो है यानी कि कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डीडीएमए की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सख्ती की गई, वीकेंड कर्फ्यू की बात करें या फिर नाइट कर्फ्यू की बात करें, धारा 144 की बात करें या फिर कहे मार्केटों के अंदर जिस तरीके से ऑडिबल लगाया गया था उसकी बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, यानी कि 28,000 29,000 तक जा चुके थे, वो कहीं ना कहीं घटकर अब लगभग 3,000 के करीब आ चुके हैं। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर और ज्यादा आंकड़े घट चुके थे, 27,000 के करीब आंकड़े जा चुके थे, मगर अभी पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,028 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं जो वैक्सीन दी जा रही थी 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी वैक्सीन जो है वो हर बच्चे तक पहुंचे, और यहाँ तक कि बूस्टर जो जो दी जा रही थी उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि हर व्यक्ति तक बूस्टर डोज पहुंचती नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों के परिजनों की और बच्चों की, तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि मार्केटों को खोला जा रहा है, यहाँ तक कि वीकेंड्स कर्फ्यू हटाया गया, नाइट कर्फ्यू कह सकते हैं मार्केटों से ऑडिबल हटाया गया, उससे कहीं ना कहीं मार्केटों में जिस तरीके से भीड़ हुई दोबारा से पहुंची है, तो कहीं कहीं छात्र भी यही चाहते हैं कि स्कूलों को खोला जाए, और जो उनके परिजन है उनके उनका भी यही कहना है कि लगभग 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अगर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है तो स्कूलों को भी खोलना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें स्कूलों को आप खोलने की प्रक्रिया की, तो आज डीडीएमए की तरफ से बैठक होगी जिसके अंदर कहते हैं अध्यक्षता जो है वो उपराज्यपाल अनिल बैनर्जी करेंगे, और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे, तमाम जो मंत्री हैं दिल्ली के वो भी मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें सत्येंद्र जैन वो भी मौजूद रहेंगे। लगातार ये कोशिश की जाएगी जो स्कूलों को खोलने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या कदम उठाया जाए। मगर अभी तक जो मार्केटों से जो कह सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, ऑडिबल हटाया गया, उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को जरूर राहत मिली है। मगर अब छात्र भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम फाइनल एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और यहाँ तक कि उनके परिजन भी यही चाहते हैं कि स्कूलों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में सही, और या फिर कहें वैक्सीन लगवाकर जिस तरह के बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहिए, ताकि जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है उनकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से दोबारा से चालू हो सके, और कहीं ना कहीं जो एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं जो उनका जो खतरा है या फिर कहीं जो एग्जाम का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो सके, और बच्चे भी यही चाहते हैं अब स्कूलों को खोला जाए। जी राजीव, ये बैठक आज जो है कितने बजे होनी है और कहाँ पर होगी? इसमें वर्चुअल बैठक होगी या फिर बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें इस बैठक की, तो वर्चुअल बैठक के अंदर उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि स्कूलों को जो खोलने की जो बार बार जो आवाज उठ रही है, या फिर कहें बच्चों की तरफ से या फिर उनके परिजनों की तरफ से, उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा, वैक्सीन बच्चों तक कितनी पहुंच चुकी है, ये सारा जो है इसके अंदर आज बैठक के अंदर डिसाइड किया जाएगा, कितने बच्चों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है और कितने बच्चों को वैक्सीन और लगनी है, और स्कूलों को किस तरीके से खोला जाए। और यहाँ तक कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कह सकते हैं 1 अप्रैल की करीब जो कह सकते हैं जो स्कूलों को खोला जाएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में भी स्कूलों को खोला जा सकता है, मगर देखना होगा कि आखिर में सच्चाई क्या है और स्कूलों को कब खोला जाएगा। जी
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली से संवाददाता हैं। तो जिस तरीके से आज ये डीडीएमए की बैठक होनी है, वर्चुअल बैठक होगी और साफ तौर पर इसमें कोरोना को लेकर के चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से एक बार पिछले दिनों भी जब बैठक हुई थी तो बैठक में तमाम सारे निर्णय लिए गए थे। उसमें दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर के ढील दी गई थी, छूट दी गई थी और आज ऐसे में होने वाली बैठक में लेकर के स्कूलों को खोलने के लिए बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि छात्रों के होने वाले एग्जाम को लेकर के छात्र और छात्र के परिजन लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। अमृतसर ईस्ट के कड़े चुनाव मुकाबले में फंसे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के सीएम चेहरे की दौड़ में शामिल सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रोड रेज मामले की पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। यह घटना साल 1988 की है, जिसमें झगड़े के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट से सजा होने के बाद सिद्धू को अमृतसर के सांसद की सीट तक छोड़नी पड़ी थी। पंजाब में कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है और इससे पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर हानी पर अवैध रेत खनन मामले में ईडी की रेड हो चुकी है। अब सिद्धू भी कानूनी चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में कार से जाते समय 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अगर सिद्धू का जिक्र करें, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ऐसे में लगातार उस बात का वो एहसास कराते रहे हैं कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा एक है। लेकिन जिस तरीके से अब मुसीबतें सामने आ रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू के सामने, ऐसे में क्या कहा जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आने वाला वक्त बड़ी मुश्किलों वाला हो सकता है? जी बिल्कुल अभिष, अगर हम बात करें तो इस केस का दोबारा शुरू होना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। देखिए, अगर हम बात करें निचली अदालत से लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक का सफर हम तो पहले कई दफा सजा भी सुनाई गई, या सबसे लोअर कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया गया था, हाई कोर्ट में उन्हें 3 साल की सजा प्लस जुर्माना लगाया गया था, जिन्हें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। यहाँ पर अगर हम कहें उन्हें फाइनली की सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट गैर इरादतन हत्या की धारा से तो उनको बरी कर दिया गया था, पर जानबूझकर चोट पहुंचाने में उनके ऊपर सजा सुनाई गई थी। अब उसी को दोबारा से चैलेंज किया गया और अगर इसमें पेश साबित दोबारा कर पाता है अपना कि उन्होंने जानबूझकर ये कत्ल हुआ था या गैर इरादतन हत्या का मामला है, तो उनको शायद अगर हम कहें बड़ा दावेदार अमृतसर ईस्ट से अगर हम सीधे तौर पे कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू को इलेक्शन से भी पीछे हटना पड़ सकता है। पर सवाल ये है कि ये बात की बात है, पर इलेक्शन में ऐसे अगर हम कहें कि काफी चीजें हो चुकी हैं जिसमें लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज पे हिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को ऑल ओवर अगर नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज के हिट के ऊपर हम बात करें, चाहे उनकी सिस्टर के द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाए उसकी बात कर ले, या फिर अब ये रोड रेज मामले की बात करें, दोबारा से उठ के सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों से ही कांग्रेस पार्टी एज अ होल नुकसान झेल रही है और उनकी खुद की इमेज को भी काफी बड़ा हिट लग रहा है। तब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हमें फैसला आता है। जी अमित, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर पहले उनकी बहन ने आरोप लगाया और अब जिस तरीके से ये रोड रेज का मामला एक बार फिर से रीओपन हुआ है, और इसके साथ ही उधर अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कहें तो उनके भी परिजनों को लेकर के तमाम सारी कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है। ऐसे में मुझे लगता है इन पर्सनल शख्सियतों के साथ साथ कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस की छवि पर नुकसान और दाग लगता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें दोनों मामलों में, एक में अगर हम कहें कि पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे और अब करंट सीएम जो रह चुके थे चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार थे, उनपे ऊपर काफी ज्यादा हिट हुआ, इतना ज्यादा हिट हुआ खुद उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। देखिए, ईडी की रेड हुई है, पैसे मिले हैं, तो ये चीज क्लियर है कि ये चीज हुआ है, तो इसके ऊपर एक हिट वहां पे भी है, नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज पे भी है। अब देखिए यहाँ पे इसमें
गुड मेन पॉइंट क्या है, ये है कि दोनों ही सीएम दावेदार हैं, दोनों ही चेहरे पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर हम क्या है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान के तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, और इलेक्शन में शायद सबसे ज्यादा कोई अहम रोल होता है तो कांग्रेस प्रधान का ही होता है, क्योंकि उसने ही सब कुछ देखना होता है, हर एक जगह मैनेज करनी होता है कि कैंपेन सही तरीके से हो रहा है, कहीं किसी को भी दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही, उन सब चीज को मैनेज करना है। और ऐसे में अगर प्रधान के ऊपर ये इतने संगीन आरोप लग जाते हैं तो पार्टी को एज अ होल एक हिट होता है। और वही अगर हम कहें कि दूसरी जो पार्टी के अगर हम कहें दूसरे बड़े पिलर होते हैं, जो अगर हम सीधे तौर पर कहें कि दूसरे मुख्यमंत्री कहें चंजीत चन्नी, या फिर हम कहें कि कांग्रेस के जो सीएम भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे उनकी इमेज को काफी ज्यादा हिट हुआ पड़ा है। तो ऑल ओवर एक कांग्रेस को अपनी इमेज की बात हम कहते हैं कि जहाँ पे जितना भी गुडविल बिल्डअप होता है इलेक्शन में, वो गुडविल का इस्तेमाल करना होता है, पर जब लीडर्स ही दागदार नजर आने लग जाते हैं तो गुडविल कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। तो भी देखना होगा इसको कैसे काउंटर करते हैं। जी योगेश। बिल्कुल अमित, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि जिस तरीके से पिछले बार तमाम सारे आरोप लगाए गए कि दरअसल ये बदले की राजनीति की जा रही है जब छापेमारी की गई, और ऐसे में अब जिस तरीके से ये एक बार फिर से मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर है क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त पर पहले जिस तरीके से एक बार ये केस दोबारा रीओपन करवाया गया है, ऐसे में क्या वास्तव में कांग्रेस इस बात को लेकर के फिर कहीं ना कहीं हावी होती नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है या किसी अन्य दल की ये साजिश है, क्योंकि चुनाव है नजदीक इसलिए? देखिए, इस एंगल को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये चुनाव को देखते हुए किया गया है कि इसका ज्यादा असर होगा कि दूसरी पार्टी के ऊपर ऑफकोर्स एलिगेशन लगेंगे, पर हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि शायद कई प्रोसेस के तहत कई चीजें होंगी जिसको देख के अगर हम कहें कि ये कार्रवाई की जा रही है। पर बात यह है कि 2018 का मामला है और अब काफी देर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम कहें कि 2018 में इसका फैसला आया था और उसके लगभग हम कह सकते हैं 4 साल बाद अब इसके ऊपर दोबारा रखिए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल तो कंसिडर हम कर सकते हैं कि किया ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसी वक्त अगर अगली सुनवाई के लिए अगर आपने दोबारा से बेंचेस के आगे, कि अगर हाई बेंच के आगे सुप्रीम कोर्ट में आपने केस लगाना था, तो ये उसी साल के दौरान, 2018 में हम किसी कारण समझ सकते हैं, 2019 में तो लगाया जा सकता था, तो फिर आखिर इलेक्शन से ही क्यों वेट किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इलेक्शन के दौरान लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये हो सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या आज जिस तरीके से सुनवाई होनी है, सुनवाई के पहले अभी तक कोई सिद्धू की तरफ से कोई बयान? अब तक सिद्धू की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। शायद वो खुद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं कि क्या उसे केस को एंटरटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो शायद वो उस एक ओपिनियन का वेट करें, या फिर उनके लॉयर्स ने भी उन्हें कुछ भी कहने से मना किया। क्योंकि देखिए, उनको अगर हम कहें कन्विक्टेड है इस मामले में, अगर कहें उनको सजा सुनाई जा चुकी है, तो ऐसे अब ये होगा कि क्या सजा के मापदंड को बढ़ाया जाता है या फिर यहीं तक ही रख दिया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। तो जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें लगातार बढ़ती एक बार फिर से नजर आ रही हैं, और ऐसे में ये मामला जो 1988 का बताया जा रहा है वो एक बार फिर से रीओपन हुआ है। और उधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में हुए एक बिटकॉइन टेंडर के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी किडनैपिंग का मुख्य मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस का ही एक पुलिसकर्मी था, जिसने 300 करोड़ के बिटकॉइन को पाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस कांस्टेबल दिलीप तुकराम खंडारे विशेष साइबर क्राइम सेल में कार्यरत था। खंडारे को यह जानकारी मिली कि बिटकॉइन ट्रेडर विनय नाइक के पास 300 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी है। करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने अपने हिस्ट्रीशीटर दोस्तों के साथ मिलकर विनय नाइक को किडनैप करने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत 14 जनवरी को विनय नाइक को किडनैप करने एक होटल में ले जाकर रखा गया और फिर उसके परिवार से फिरौती मांगी गई। पीड़ित नाइक के दोस्त ने उसकी जानकारी वाकट पुलिस स्टेशन को दी। क्रिप्टो करेंसी अर्थात बिटकॉइनचे लालूचपोटी आमचा एक पोलीस कर्मचारी दिलीप तुकाराम खंदारे, ज्याने ऑफिस ऑटोमेशन, सायबर गुन्हे प्रणाली, ॲडव्हान्स सायबर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन टेक्नॉलॉजी, बेसिक ऑफ हार्डवेअर अँड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, मोबाईल फॉरेन्सिक असे अनेक कोर्स केलेले होते, पण
त्या लालूचमुळे तो सूत्रधार बनला एक अपहरणचे क्राईमचा. त्याने त्यांचे मित्र जे आहे प्रदीप काशीनाथ काटे, श्रीश चंद्रकांत खोत आणि संजय उर्फ निक्की राजेश बन्सल यांच्याशी मंत्रणा करून किडनॅपिंगचा प्लान बनवला आणि विनय सुंदरराव नाईकला उचलून घेऊन जेव्हा तो नूरिया हॉटेलहून बाहेर निघाला आपल्या बहिणीचे घरी जाण्यासाठी, तर रस्त्यात त्याचं अपहरण करण्यात आला. राजेश बन्सल, श्री चंद्रकांत खोत हे सर्व लोक यामध्ये इन्व्हॉल्व होते आणि त्यांना तो घेऊन 8 लाख रुपयाची त्याची मागणी केली होती की तुमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो करन्सी आहे, 8 लाख रुपया द्यावा. त्यांना अलिबागचे एकांत हॉलिडेज, कोपरवाडी मार्ग, जालपाडा या हॉटेलचे खोलीमध्ये डांबून ठेवून पैशाचा डिमांड करण्यात आला होता. पण त्यांचे मित्र रफिक अल्लाउद्दीन सय्यद यांना संशय आल्यामुळे त्याने पोलिसांना कंप्लेंट दिला होता आणि पोलिसांनी त्या कंप्लेंटच्या आधारावर त्यांचे सूत्र हलवणे सुरू केले होते. शास्त्रोक्त पद्धतीने तपास केला, सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी केली आणि शेवटी जेव्हा पोलिसांचे तपासची सुखबुक त्यांना लागली तेव्हा त्याने त्यांचे ताब्यातून त्या अपहरित व्यक्तीला सोडून दिला. आणि जेव्हा आपण या सर्व अपराधींचा, सर्व गुन्हेगारांचा डेटा, टॉक्स जे संवाद आहे ते सर्व पडताळणी केली, तर हे निष्पन्न झाला आणि जे त्यांचे स्टेटमेंट घेतले, वक्तव्य घेतले, तर हे और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं. सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये पुलिस कांस्टेबल ने अपहरण किया और लालच के चलते ये पूरा काम किया गया, पूरा कांड को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि मयूर शिर्के के गाड़ी के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है. और क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहते हैं कि लालच बुरी बला है, ठीक उसी तरह से 300 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की लालच में पुलिस कांस्टेबल की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि उसपे सस्पेंड भी कर दिया गया. फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है. अब ऐसे में जिस तरह से डिजिटल इंडिया जो है लगातार आगे बढ़ रही है, अब क्रिप्टो करेंसी की भी काफी चर्चा देश में होने लगी है. साइबर क्राइम का यह जो पुलिसकर्मी था उसे साइबर की विशेष जानकारी थी. यही वजह है कि उसे यह जानकारी मिली थी उस व्यापारी के पास 300 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी है. उसकी लालच में इसने अपनी एक जाल बिछाया और उस जाल के तहत तमाम साथियों के तहत उसे हिरासत में लिया. हिरासत में लेने के बाद जो है एक होटल में किडनैप रखा. उस दौरान उसने परिवार के साथ संपर्क कर 800 करोड़ की पहले मांग की. उसके बाद ये कहा कि अगर वो इस बात में सहमति नहीं जताते हैं तो उनकी हत्या भी कर देंगे. इसके बाद जो है परिवार आनंद फानन में आया. हालांकि उसको व्यापारी को छोड़ने के एवज में बताया गया कि जब उसे छोड़ा जाएगा तो वो पैसे का इंतजाम कर सकता है. फिलहाल जैसे उस व्यापारी को छोड़ा गया, व्यापारी तुरंत जो है पिंपरी चिंचवड़ पुलिस से संपर्क किया और उस संपर्क करने के बाद आयुक्त को पूरी जानकारी दी, जिसमें जो है उस पुलिस अधिकारी की जो है गिरफ्तारी हुई है. फिलहाल उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है. इस तरह की जानकारी जो है पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र पुलिस दे रही. बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामले को अंजाम दिया गया और 300 करोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, ऐसे में पुलिस अधिकारी को बता रहे हैं आपकी गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो क्या वो सलाखों के पीछे चला गया या फिर जिस तरीके से ये पूरा एक गैंग था, गैंग में कितने लोग शामिल थे, उसने कुछ इन बातों को कबूला? देखिए 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इन गिरफ्तारी के तहत ये जानकारी मिली कि पूरे सूत्रधार मास्टरमाइंड जो है दिलीप खड़ाले था,
जो लगातार जो है उसके संपर्क में था। हालांकि साइबर अधिकारी की वजह होने से उसको यह जानकारी मिली थी कि 300 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी उस व्यापारी के पास है। लिहाजा इसी लालच में उसने पूरा गेम रचा और जो है इस तरह का प्लान बनाया था और जो अंजाम तक पहुंचाया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई से संवाददाता हैं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है बेहद हैरान कर देने वाला है। 300 करोड़ का ये मामला सामने आया है जिसमें कि एक पुलिस कर्मचारी ने ही पूरी साजिश रची और 300 करोड़ रुपए के बिटकॉइन होने का उसे पता चला जिस व्यक्ति को, उसके बाद उसकी अपहरण की पूरी साजिश रची। 8 लोग इस साजिश में शामिल थे और उसके बाद अपहरण कर उस युवक को एक होटल में रखा गया और जिसके बाद फिरौती की मांग भी की गई और हालांकि उसे एक मौका दिया गया कि अगर उसे छोड़ा जाता है तो वो पैसों की व्यवस्था कर सकता है। फिरौती की मांग जो पैसे की गई उसकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन युवक वहां से छूटते ही पुलिस आयुक्त को सूचना देता है। दरअसल ये मामला आपको बता दें कि जिस तरीके से वाकर पुलिस स्टेशन का है जहां पर वो पहुंचता है और पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस महकमा सतर्क होता है और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करती है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।